शाहज़ेब साहब, आप देखिए कि हमारे यहाँ पर जो ज़मानत कबल गिरफ़्तारी के केसेस हैं, हम वकीलों के पास कोई केस आता है तो ये हमें अंदाज़ा होता है कि ज़मानत कबल गिरफ़्तारी आम तौर पर अदालतें मंजूर नहीं करती, बड़ा लिमिटेड स्कोप होता है। वो इस वजह से कि मुल्ज़िम की गिरफ़्तारी रिक्वायर्ड होती है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफ़िसर को, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफ़िसर कहता है कि मुल्ज़िम मेरे पास आएगा, तफ्तीश जॉइन करेगा, मेरे पास उसकी कस्टडी होगी, तो तब ही मैं इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन जो है वो मुकम्मल कर सकूँगा, और उससे कोई रिकवरीज़ वगैरह भी इन्वॉल्व होती हैं। तो आम तौर पर तो ज़मानत कबल गिरफ़्तारी आम केसेस में रूटीन में मंजूर नहीं होती। लेकिन रीसेंट एक जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच है, इसमें 3 जजेस थे इस बेंच में। मैं वो बता देता हूँ, जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़ साहब थे, जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब थे, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब थे। इस केस में 499 एफ 489 एफ ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड, 60 लाख रुपए का ये मुकदमा था, चेक बाउंस हुआ था, तो उसकी एफआईआर दर्ज हुई थी 489 एफ पाकिस्तान पीनल कोड की। तो वो ज़मानत कबल गिरफ़्तारी सेशंस कोर्ट से पहले वो ख़ारिज हुई, मुल्ज़िम हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट से ख़ारिज हो गई, तो उसने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया। सुप्रीम कोर्ट का ये जो लार्जर बेंच था, उसने ज़मानत कबल गिरफ़्तारी उसकी मंजूर की। वो क्या ग्राउंड्स थी? एक तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अब देखें हमारा जो लॉ है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इवॉल्व होता रहता है। हम देखते हैं कि कुछ साल पहले तक लॉ जो है वो कुछ और प्रिंसिपल्स, प्रेसिडेंट्स जो हैं वो सेटल थे। कुछ साल के बाद हम देखते हैं कि अब जो है वो प्रिंसिपल जो हैं वो, जिस तरह आप कहते हैं ना कि ज़माने की ज़रूरत के मुताबिक कवानीन में भी तब्दीलियाँ और उसूलों में भी और प्रिंसिपल्स में भी तब्दीलियाँ आती रहती हैं। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक और जो नई चीज़ उन्होंने कहा कि इतनी ख़तीर रकम है, 60 लाख रुपए अगर दिया है इन द प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेसेस, तो उसको कोई रिटन डॉक्यूमेंट क्यों नहीं लिखा गया? तो यहाँ से आप ये देखें कि आगे आने वाली जो जजमेंट्स होंगी, हमारा लॉ ये कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स जो हैं वो बाइंडिंग होंगी ऑन द लोअर कोर्ट्स, इंक्लूडिंग हाई कोर्ट। तो आने वाले दिनों में ये लॉ इस तरह इवॉल्व होने की तरफ जा रहा है। आइंदा जब भी आप कोई चेक का लेन देन करें, तो एहतियात साथ में ये करें कि कोई रिटन एग्रीमेंट भी लिख लें, जिसमें उस चेक को बाकायदा मेंशन किया जाए कि आप शाहज़ेब साहब मुझसे ये पैसे उधार ले रहे हैं, और उन पैसों के बदले ये 60 लाख रुपया जो है वो दे रहे हैं, और वो चेक के नंबर बाकायदा मेंशन हो जाए, बैंक मेंशन हो जाए, उन किन गवाहों की मौजूदगी में वो पैसे दिए गए हैं, वो गवाहों का वो मेंशन हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो मुल्ज़म की ज़मानत मंजूर की, उसमें एक ग्राउंड उन्होंने ये भी रखी कि ये इतने ज़्यादा पैसे दिए जा रहे हैं, तो उसका कोई रिटन डॉक्यूमेंट जो है वो नहीं लिखा गया। इसी तरह का एक प्रिंसिपल हम ये पहले ये तो केस का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया। जस्टिस जवाद हसन साहब ने भी एक जजमेंट इसी तरह की, ऑल्दो उसको मैंडेटरी ऑल्दो उन्होंने नहीं किया कि आप जो है वो हर जब भी चेक इशू हो तो साथ में एक रिटन डॉक्यूमेंट या रिटन एग्रीमेंट भी साथ होना चाहिए, ऑल्दो ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन उन्होंने एक हिंट दे दिया, एक इशारा दे दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस लेटेस्ट जजमेंट में, जो कि डिसाइड हुई है 15/4/2026 को, इसी साल के ये 2 महीने पहले ये डिसाइड हुई है, उन्होंने कहा कि एक रिटन डॉक्यूमेंट, तो आइंदा ये एहतियात जो है वो आप लाजमी करें। ज़मानत कबल गिरफ़्तारी जो है वो उन्होंने मंजूर की। हमारा जो चेक का कानून है, जो उसको बाउंस वगैरह करने के लिए, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कानून जो है, पाकिस्तान पीनल के कोड का सेक्शन 489 एफ डील करता है, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है वो अलहदा से मौजूद है। एक तो उन्होंने इस ग्राउंड के ऊपर जो है वो ज़मानत उसकी मंजूर की, और दूसरा उन्होंने ये जो 489 एफ की जो सज़ा है पाकिस्तान पीनल कोड की, वो मैक्सिमम सज़ा 3 साल है। अगर किसी का 50 लाख का चेक है और वो साबित हो जाता है, वो ट्रायल में कन्विक्शन हो जाती है, तो तब भी सज़ा 3 साल है। अगर किसी का 5 लाख का चेक है तो तब भी सज़ा 3 साल है। अगर किसी का 50 करोड़ का चेक है तो तब भी 3 साल है। तो ये अमाउंट स्पेसिफिक कोई पनिशमेंट नहीं है। ये लॉ ये कहता है कि डिसऑनेस्टली अगर किसी ने कोई चेक इशू किया है, तो उसके ऊपर जो है वो ये सज़ा होगी। रिकवरी के लिए अलहदा से ऑर्डर 37 का जो है वो केस वो फ़ाइल किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में एक तो वो पॉइंट डिस्कस किया कि ये कोई रिटन एग्रीमेंट, साइड एग्रीमेंट मौजूद नहीं था। एक उन्होंने मुल्ज़िम को ज़मानत देने के लिए एक और जो जिस चीज़ के ऊपर रिलाई किया, वो सेक्शन 497 ऑफ सीआरपीसी, जिसके अंडर हम पोस्ट अरेस्ट बेल के लिए जाते हैं, उसमें वो कहते हैं पोस्ट अरेस्ट बेल के लिए, उसमें वो कहते हैं कि प्रोहिबिटरी क्लॉज़ के ऑफेंसेस कौन से हैं और नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज़ के। वो ऑफेंसेस जिनकी सज़ा 10 साल या ज़्यादा है, तो उसके में हम कहते हैं कि ये ऑफेंस जो है ये
प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करता है, इसलिए मुलज़म जो है वो बेल की रिलीफ़ का वो हकदार नहीं है। तो इसमें उन्होंने कहा कि चूँकि इसकी मैक्सिमम सज़ा 3 साल है तो ये प्रोहिबिटरी क्लॉज़ में फ़ॉल नहीं करता, तो इस वजह से भी मुलज़म जो है वो ज़मानत का हकदार है। इसमें जो जो मुलज़म के वकील थे उनकी कहानी ये थी कि ये तो इसने डायरेक्ट कोई लेन-देन नहीं था, ये दोस्तों ने देने थे तो इसने अपने दोस्त की तरफ से कोई गारंटी चेक वगैरह दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ़ गारंटी चेक की बुनियाद के ऊपर उसकी ज़मानत मंज़ूर नहीं की, बल्कि उन्होंने वो साइड एग्रीमेंट वाली बात की और दूसरा प्रोहिबिटरी क्लॉज़ वाली बात की। तो ये एक लेटेस्ट जजमेंट है इस केस की, जो है वो पार्टीज़ थी मोहम्मद फैसल महमूद पिटिशनर था जो मुलज़म था, और वर्सेस द स्टेट। और इस जो पिटिशन है बेल पिटिशन, इसका नंबर है क्रिमिनल पिटिशन नंबर 1605L ऑफ 2025, जो डिसाइड हुई है 15/4/2026 को सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच की तरफ से।